हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपी पीसीएस और आरओ और एआरओ की पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। यह पार्ट थर्ड है जिसमें टॉपिक प्राचीन इतिहास से संबंधित यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि 1990 से 2023 तक जितने प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों पर इस पर चर्चा की जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो समय पर आपको मिल सके, ताकि आपका समय यानी पेपर से पहले आपका ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए और क्विक रिवीजन भी हो जाए। इसलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। यानी इसमें पहला प्रश्न है, यानी भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो हैं उस कहाँ हैं, यानी इसके किसके थे। यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। तांबे के थे, सोने के थे, रंगा के थे, चांदी के थे। इसका सही उत्तर जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नहीं चांदी के थे। यह भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो है आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है, जो चांदी के बने थे। यानी किससे बने थे, चांदी के बने थे, जिन्हें आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसीलिए इनको आहत कहा गया। यानी ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। इसलिए इसका उत्तर बिल्कुल डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। यानी किस बौद्ध ग्रंथ से हमें यह पता चलता है कि 16 महाजनपद के विषय के बारे में। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सही उत्तर जो है वो डी है, अगंतुर निकाय। इस से हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपद के बारे में। अंगुत्तर निकाय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद की सूचना मिली, जो इस प्रकार है। जो 16 महाजनपद है उनके नाम दिए गए हैं, अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ये 16 महाजनपदों के नाम है। साथ ही जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का सूची मिलती है। किसमें, जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में भी इनकी सूची मिलती है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं। किसमें पूछ रहा है, यूपी में कितने स्थित हैं। इसका सही उत्तर जो है डी वो सी बिल्कुल सही है, जो कि 8 है। इसका सही उत्तर 8 है। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन आते हैं, कुरु है, ये पांचाल है, काशी है, कौशल है, सूरसेन है, चेदी है, वंश और मल्ल। यह जो है उत्तर प्रदेश के आते हैं। इसका सही उत्तर बिल्कुल सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सही उत्तर जो है सी योद्धे बिल्कुल ये नहीं था। यानी बुद्ध काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व में प्रमाण मिले हैं, जो इस प्रकार, यानी कपिल वस्तु के साथ, सुमसुमारगिरी के भग्ग, अलकब के बलि, केसपुत्र के कालाम, राम गाम के कोली, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलिन पिपलिवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। योधे गणतंत्र का पहला उल्लेख जो है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। नहीं, ये जो अष्टाध्यायी है वो किसके द्वारा लिखित है, पाणिनि के द्वारा लिखित है। इनकी पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी में ही योध्य गणतंत्र का पहला उल्लेख मिलता है। बाद में गुप्तकाल तक इसका उल्लेख प्राप्त होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर वो सही है, वो सी बिल्कुल सही है, जो कि योध्य नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो है मिलान दिए गए हैं, जिसमें कौन सा सुमेलित नहीं है यह पूछा गया है। इसका बिल्कुल सही उत्तर जो है वो बी है, यानी कौशल अहिक्षेत्र ये जो है सुमेलित नहीं है। यानी कौशल जो महाजनपद की राजधानी साकेत थी, इसकी राजधानी कहाँ थी, साकेत थी तथा श्रावस्ती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिक्षेत्र थी। ये जो अहिक्षेत्र दिया गया ये किसकी राजधानी थी, उत्तरी पांचाल की। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। से सभी विकल्प सही सुमेलित है, यानी अंग की राजधानी चंपा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। इसलिए सुमेलित नहीं है, उसका उत्तर सही यानी बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, यानी महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी किसके, महाभारत के अनुसार, इसलिए अहिक्षेत्र में। इसका उत्तर अहिक्षेत्र है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, एक सूची दी गई है जिसमें सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, जिसमें राजा दिए गए हैं, साथ ही सूची 2 में राज्य पूछा गया है, यानी राजा किस राज्य से संबंधित रखता था। इसके सीधे आंसर पर चर्चा कर लेते हैं। इसका सही उत्तर जो है सी है, बिल्कुल सही है, जो कि प्रसेनचित अवंती। यानी अब राजाओं की और राज्य पर चर्चा कर लेते हैं। प्रद्योत जो राजा थे वो किससे संबंधित, अवंती से संबंधित, उदयन वत्स से संबंधित, प्रसेनचित्त जो थे वो कौशल से संबंधित थे, यानी और अजात शत्रु जो थे वो मगध से संबंधित राज्य से संबंधित थे राजा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न,
उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन जो था उसका प्राचीन काल में नाम क्या था? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। इसका सही उत्तर जो अवंतिका है, यानी सी बिल्कुल सही है। उज्जैन का प्राचीनतम नाम जो था वो अवंतिका था। जो उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है, यानी उज्जैन को जो है यहाँ पर महाकाल का मंदिर भी स्थापित है, इसीलिए यहाँ उज्जैन ज्यादा फेमस है। यहाँ 16 महाजनपदों में से एक अवंती की 2 राजधानियों में से एक था, यानी उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो सी बिल्कुल सही है, अवंतिका। अगला प्रश्न है, उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है, ये किससे संबंधित रखती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सही उत्तर है वो उज्जैन से, यानी उद्यम वासव दत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंध रखती है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासव दत्ता में वर्णित किया गया है। किसमें दिया है? यानी महाकवि जो भास है इनके द्वारा रचित जो नाटक है वो स्वप्न वासव दत्ता में इसको वर्णित किया गया है। किसको? उदयन वासव दत्ता की दंत कथा। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन जो है और अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। किन दोनों की प्रेम कथा है? वत्स नरेश उदयन और अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता के। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? यानी चंपा जो थी वो किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका सही उत्तर जो डी है, यानी अंग से। इसका सही उत्तर डी है। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे, यानी इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम जो है वो मालिनी है। किसमें? क्या नाम है इसका प्राचीन नाम? मालिनी। किसमें? महाभारत और पुराणों में। इसका सही उत्तर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, ये किसकी राजधानी थी? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सही उत्तर जो है चेदी की। ये किसकी राजधानी थी? चेदी की। इसका सही बिल्कुल आंसर सही है, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक जो बुंदेलखंड के पूर्वी और उसके सीमावर्ती यानी समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। किसके? आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और उसके समीपवर्ती। इसकी राजधानी जो थी सोथिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। जिसकी पहचान जो की जाती है वो महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। किसकी? सोत्यवती की। इसलिए इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, ये मत्स्य जो है स्थित कहाँ था? इसका सही उत्तर बी है, यानी राजस्थान में स्थित था। यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद जो राजस्थान के जयपुर, अलवर तथा भरतपुर जिलों के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित था। किनके? जयपुर, अलवर और भरतपुर जिलों के। इसकी राजधानी जो थी वो विराटनगर थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वृत्ताकार है, अर्धचंद्राकार है, त्रिभुजाकार है, आयताकार। इसका सही उत्तर जो है वो बिल्कुल बी बिल्कुल सही है, यानी जो अर्धचंद्राकार है। यानी प्राचीन श्रावस्ती की जो पहचान है वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के सहित महित वर्तमान श्रावस्ती के निकट नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती जो का नगर विन्यास जो था वो अर्धचंद्राकार था। किसकी? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। इसका सही उत्तर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही उत्तर बी यानी अजात शत्रु। यानी मगध का जो शासक अजात शत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। कौन? अजात शत्रु। इसकी हत्या भी इसके पुत्र ने की थी, उदयन ने। कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। यानी कि अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, साथ में इसकी भी हत्या इसके पुत्र ने की थी, जो कि उसका नाम था उदयन। इस उत्तर प्रश्न का सही उत्तर बी बिल्कुल सही है, अजात शत्रु। अगला प्रश्न, राजकुमार को जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, यानी राजकुमार जो था वो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, वो कौन था? अजात शत्रु। इसका सही उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? यानी मालवा क्षेत्र पर। इसमें सही उत्तर इसका जो है डी बिल्कुल सही है, शिशुनाग के। यानी पुराणों के अनुसार जो है मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती यानी जिसे मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। किसको? अवंती हो जिसे मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। किसने? शिशुनाग ने। इसका सही उत्तर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो पर परशुराम के नाम से जाना जाता है? अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। इसमें सही उत्तर जो है महापद्मनंद।
इसका डी बिल्कुल आंसर सही है, यानी महापद्म नंद। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात जो था वो नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ था। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश? नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ था। नंद वंश का संस्थापक जो था वो महापद्म नंद था तथा उग्रसेन अथवा उग्रसेन था, यानी इसका जो संस्थापक वो महापद्म नंद था। अब पुराणों में महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। किसको कहा गया है? महापद्म नंद को। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? वाराणसी को सेकंड राजधानी किसने बनाया था? इसका सही उत्तर जो है वो यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी जो था काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनचित्त की बहन महाकौशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजात शत्रु के समय प्रसेनचित्त ने अपनी पुत्री बाजरा का भी विवाह अजात शत्रु से करके काशी के ऊपर अपना अधिकार स्वीकार कर लिया था। कालांतर में जो शिशुनाग ने भी जब गिरिवज्र को अपनी राजधानी बनाया और शिशुनाग के बाद राजधानी वैशाली बन गई थी, तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। अतः दिए गए विकल्पों में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। सेकंड ऑप्शन किसने बनाया था, इसीलिए यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर जो शिशुनाग वंश माना गया था, यानी यूपी पीसीएस का जो आंसर की आई थी उसमें जो इसका आंसर माना गया था वो जो है शिशुनाग माना गया था। लेकिन इसकी कई डेफिनेशन यानी कई जगह से इनकी इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से ये क्लियर नहीं कहा जा सकता, इसलिए इसको उत्तर यूपी पीसीएस के आंसर की के अनुसार शिशुनाग माना गया है। इसलिए अगला प्रश्न, राजानंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए। राजानंद का जो उल्लेख मिलता है वो किस अभिलेखीय प्रमाण में मिलता है? इसका सही उत्तर ए बिल्कुल सही है, यानी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिसमें राजानंद यानी कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक यानी खारवेल था। किसका? कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत जो मिलता है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। नंदवंशीय शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है। यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख साक्ष्य है। कौन? नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखी साक्ष्य यही है। कौन सा? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खुदवाई गई थी यानी खोदी गई थी कलिंग में। ठीक है, इसका सही उत्तर कलिंग। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जो जीवक था जिसके दरबार में से किससे संबंधित है, किस दरबार से संबंधित था जो वैद्य जीवक था? ये इसका प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है, बिंबिसार। यानी गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध जो वैद्य था, किसके? गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक था, जो कि किसके दरबार में था? बिंबिसार के दरबार से संबंध रखता है। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भी भेजा था। यानी इन्होंने इस राजा के लिए जब वो गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए थे उस टाइम बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य यानी जीवक को उसको अवंती नरेश चंड प्रदोत के राज्य में उनकी चिकित्सा के लिए भेजा था। ये किसने भेजा था? नहीं, बिंबिसार ने। इसका सही उत्तर जो है बिंबिसार बिल्कुल सही है, जो किसके दरबार का था? यानी बिंबिसार के दरबार से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर जो है बी बिल्कुल यमुना। सही, बिल्कुल सही है, यानी कालपी नगर जो है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में, किशन डिस्ट्रिक्ट जालौन जिले में स्थित एक नगर स्थान है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है, यानी उनके किनारे स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रियानाथ या कालप्रिय नगरी के नाम से विख्यात था। यह जो है प्राचीन काल में कालप्रियनाथ और कालप्रिय नगरी के नाम से विख्यात था। कौन? कालपी नगर, जिसका समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर यानी छोटा होकर कालपी हो गया। यह 4वीं सदी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। यानी किसके द्वारा बसाया गया था? यह जो नगर बसाया गया था यह राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। इसका सही उत्तर बी बिल्कुल सही है, यमुना तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, सूची दी गई है जिसमें यानी पहली सूची दी गई है, साथ में दूसरी सूची दी गई है। इसमें उत्तर के प्राचीन जनपद दिए गए हैं पहली सूची में, साथ में सेकंड में जो दिए उनकी राजधानी पूछी गई है। इसका मिलान करना है। इसकी सीधे आंसर पर चर्चा कर लेते हैं। इसका सही उत्तर जो बी है जिसमें 4 3 2 1, इसका मतलब ये है कि मैं इसकी आंसर पर सीधा चर्चा करता हूँ। यानी कुरु जो था, कुरु के लिए उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, और जो पांचाल राज्य था जनपद उसकी राजधानी अहिछत्र, और कौशल की जनपद की राजधानी साकेत, और वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर बी बिल्कुल सही है। यह 2008 में पूछा गया है यूपीपीसीएस प्री में। अगला प्रश्न है,
इसमें भी सूची दी गई है, जिसमें 2 सूची दी गई, जिसमें पहले में महाजनपद दिए गए हैं, साथ में फिर द्वारा राजधानी ही पूछी गई है। इसमें सही उत्तर आंसर पर चर्चा करते हैं। इसका सही उत्तर सी बिल्कुल सही है, यानी 3 4 1 2 इसका सही है। इसमें सीधे जनपद के यानी राजधानी पर चर्चा कर लेते हैं। मत्स्य जो है जनपद है महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा और असमक की पोतन। इस प्रश्न का सही उत्तर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसमें मतलब कौन सा गलत है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें सही उत्तर जो इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, जिसमें कंबोज लिखा हुआ है, यह राजपुर और हाटक है, ये बिल्कुल सही है। असमक जो है यह पोतन और पोटल, यह बिल्कुल सही है। साथ ही सूरसेन और कौशाम्बी यह गलत है। ये जो है ये सूरसेन है, ये मथुरा से संबंध रखता है। कौशल जो है श्रावस्ती यानी साकेत और श्रावस्ती से संबंध रखती है। इसका बिल्कुल सही उत्तर जो है सी है, यही सुमेलित नहीं है। सूरसेन कौशाम्बी यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक जो है यानी इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न जितने पूछे गए थे वो कंप्लीट हो चुके। अगला टॉपिक है यूनानी आक्रमण, इससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण दिया गया है, जिसमें लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। और जबकि कारण यह है वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, जिस वजह से उसने भारत को यानी छोड़ दिया था 325 ईसा पूर्व में। इसका सही उत्तर जो है वो सी है, यानी ए सही है, लेकिन आर जो कारण है वो गलत है। यानी हकामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला था, यानी 326 ईसा पूर्व के। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया था, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। ये क्लियर है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था, इस वो लगातार उसका विजय अभियान चलता रहा था। ऐसे इस प्रश्न का सही उत्तर जो है सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? किसके विरुद्ध? सिकंदर के विरुद्ध। इसका सही उत्तर जो है डी बिल्कुल सही है, मशक। यानी सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक तथा सीमांत गणराज था, जिसकी राजधानी जो थी वो मशक थी। इनकी राजधानी कौन सी थी? मशक थी। यानी यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध जो है इस युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने यानी वो बहुत सारे मारे गए थे, जिसके बाद स्त्रियों ने यानी महिलाओं ने शस्त्र धारण कर लिया था युद्ध में। इसका सही उत्तर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। भारत में जो है सिकंदर क्यों सफल हुआ था, इसका कारण पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही उत्तर बी बिल्कुल सही है, यानी इसमें जो है 1 2 3 बिल्कुल सही है। इसका समय, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है, सेंट्रलाइजेशन कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी। इसका सेकंड ऑप्शन है, उसकी फौज बेहतर थी, उसकी जो फौज थी यानी उसकी जो सेना थी वो बहुत ही अच्छी थी। तीसरा, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, जो देशद्रोही यानी जो देश के अंदर थे उन्हीं की उसे सहयोग मिला हुआ था, जिस वजह से वह ये अब सफल हुआ था। किसमें? भारत में। यानी सिकंदर की भारत में सफलता के उपरोक्त कारणों में से 3 सत्य हैं, जो कि ऊपर बिल्कुल दिए गए हैं, बिल्कुल सही है। यानी हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। कितनी? 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया गया। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, जो कि अलग अलग थी। उनकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। किसकी? सिकंदर की। आम्भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग किया था, यानी आम्भी जैसे तमाम देशद्रोही थे जिन्होंने उसका सहयोग किया था। तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं है। यानी विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं है। किसका? आम्भी जैसे का, लेकिन उनका सहयोग किया था सिकंदर का। इस प्रश्न का सही उत्तर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। इसका 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, जिसमें बी आंसर बिल्कुल सही है, पुरु यानी पोरस को। यानी सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस पुरु को पराजित किया था। इसको किया था, पोरस यानी पुरु को पराजित किया था। परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया था। उसकी जो है वीरता से वो प्रभावित हो गया था सिकंदर, जिस वजह से उसे अपना दोस्त बना लिया था। उसे उसका राज्य वापस करने के साथ साथ कुछ नए इलाके भी प्रदान कर दिए गए थे। किसको? पोरस को। किसके द्वारा? सिकंदर। इस प्रश्न का सही उत्तर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? सिकंदर के साथ भारत में कौन नहीं आया था? इसका सही उत्तर जो है डायमेकस। यानी प्रश्नगत व्यक्तियों में से डायमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस
ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था? किसने? सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना राजदूत भेजा था बिंदुसार की राजसभा में। किसकी? बिंदुसार की राजसभा में। इसका सही उत्तर जो है वो सी बिल्कुल सही है। अगला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। इससे संबंधित प्रश्न पर चर्चा होगी जो कि 1990 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में, उसमें संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। इसका पहला प्रश्न है, यानी प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। इसका सही उत्तर, इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें सही उत्तर जो बिल्कुल सी है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में की जाती है, यह बिल्कुल सही है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बेहतर भारत पर अपना शासन स्थापित किया था, यानी काफी क्षेत्र पर उसने अपना शासन स्थापित किया था, जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था, इकट्ठा किया था, एकबद्ध किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इसका सही उत्तर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? इसमें 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। इसमें सही उत्तर बी यानी जस्टिन बिल्कुल सही, यानी विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स यानी सेंट्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त से की है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन ने जो है वो सेंट्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अब यहाँ जो है चंद्रगुप्त यानी सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट यानी दोनों दी गई, इसका उल्लेख किसने किया है? ये जो दिया है इसका जस्टिन ने किया है। किसने किया? जस्टिन ने। इसलिए उसका सही उत्तर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, कौटिल्य जो प्रधानमंत्री थे, यानी कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के और राजा जनक के। इसका सही उत्तर जो है कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। किसके थे? कौटिल्य जो है इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दोनों नामों से विख्यात थे। इनके जो 2 नाम थे कौटिल्य के, किसी विष्णुगुप्त भी नाम था इनका, साथ ही चाणक्य भी, इन्हीं को कहा जाता था। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री बने थे, यानी जब वो सम्राट बना था चंद्रगुप्त मौर्य, उस टाइम वो प्रधानमंत्री कौटिल्य बनाए गए थे, यानी महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए थे। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर एक अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, यानी अर्थशास्त्र नामक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखित है? वो कौटिल्य द्वारा, विष्णुगुप्त या चाणक्य द्वारा। इसका सही उत्तर जो है बिल्कुल सी बिल्कुल सही है। यह भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है क्या? अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? यानी चाणक्य अपने उनके बचपन का क्या नाम था? इसमें सही उत्तर जो बिल्कुल सी बिल्कुल सही है, विष्णुगुप्त। यानी ऋषि चड़क ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। ऋषि चड़क ने किनके पुत्र? अपने पुत्र का। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पद खंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है, यानी विष्णुगुप्त भी उन्हीं का ही नाम रखा गया था, जो कहा बचपन में। पुराणों में से द्विजवर्ष यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। बस प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई है। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान जो थे ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम जो है चाणक्य के गोत्र नाम से होते हैं, हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने निष्कर्ष निकाल दिए चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त माना है। यानी ये जो आयोग द्वारा जो आंसर की दी गई उसमें विष्णुगुप्त सही उत्तर माना गया था। इनके बचपन का जो नाम था वो विष्णुगुप्त माना गया, इसलिए प्रश्न का उत्तर जो सही है वो सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, एक क्या है? ये आत्मकथा है, यह नाटक है, या इतिहास यानी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है? जबकि सही उत्तर इसका बिल्कुल डी बिल्कुल सही है, यानी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। क्या? अर्थशास्त्र। कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा मौर्य काल में एक रचित, कौन से काल में? मौर्य काल में, शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है, जिसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। साथ ही इसके अलावा इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत भी दिए गए, यानी जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन और कृषि, शिल्प और व्यापार संबंधी की विस्तृत जानकारी मिलती है, यानी विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है किसमें? अर्थशास्त्र में। इसका सही उत्तर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? सप्तांग सिद्धांत जो है उसमें 7वां अंग कौन सा था? इसमें सही उत्तर जो है सी यानी मित्र बिल्कुल सही है।
इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग सुहद्र यानी मित्र है। सुहद मित्र राज्य के कान है। इनकी जो डेफिनेशन है, सुहृद मित्र किस राज्य के कान है। राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही इसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं, यानी एक सहज यानी आदर्श और कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं, डिफरेंस मानते हैं। सहज मित्र जो और कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। सहज जो मित्र है वो कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं, उसका विनाश असंभव हो भावी होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो सी बिल्कुल सही है, 7वां अंग जो पूछा गया है वो मित्र है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। यानी मैकियावेली के प्रिंस किसकी तुलना की जा सकती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें बिल्कुल सही उत्तर जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जिसकी तुलना हम जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। यानी अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है, जिसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस इस द इल प्रिंसिप से की जा सकती है। इसकी सही उत्तर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था। इसका सही उत्तर जो है बी बिल्कुल सही है, बिंदुसार। यानी स्ट्रैबो के अनुसार, किसके अनुसार, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डीमेकस, यानी इससे पहले भी डिफाइन हो चुका है पिछले प्रश्न में, यानी डीमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा गया था। किसके द्वारा, राजा एंटियोकस। ये कहाँ के राजा थे, सीरिया के। यानी यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। पहले किसके स्थान पर आया था, ये मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। कौन, जो डायमेकस। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी यानी डिमेकस बिल्कुल सही है। भारत आया था किसके शासनकाल में, बिंदुसार के, यानी बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए। यानी इसमें 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, जिसमें सही उत्तर है पाटलिपुत्र, यानी बी बिल्कुल सही है। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग और कुम्भरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय जो है किसे, स्पूनर महोदय को है। किसको, स्पूनर महोदय को है। यानी बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्भरहार से राजा राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त होते हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर बी बिल्कुल सही है। यानी बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। किसका, बुलंदी बाग किसका, पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। अगला प्रश्न है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें डी बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी मालवा गुजरात महाराष्ट्र के शासक ने जीता, चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी यह ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी के प्रदेश में विस्तारित हो गया था। कौन, प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाण होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में हिमालय की और श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। किसका, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है, इसमें अभिलेख जिससे यह प्रमाण होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव पश्चिम भारत यानी गुजरात पर था। यह प्रश्न पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, कलिंग, साथ ही अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और अशोक का सोपारा अभिलेख। इसका सही उत्तर सी बिल्कुल सही है, यानी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यानी 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल यानी पुष्यगुप्त द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। किससे, इन्होंने इन झील का निर्माण कराया था। इससे सिद्ध हो जाता है कि पश्चिम भारत का यह भाग जो है मौर्य साम्राज्य में शामिल था। इसका सही उत्तर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। किसे, सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था यानी हराया था। इसका सही उत्तर जो है सी बिल्कुल सही है, 305 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश के संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। कब, 305 ईसा पूर्व में। इसका प्रश्न का सही उत्तर बी सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सी यानी ए बिल्कुल सही है, जो अशोक है, जिन्होंने ही सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म किया था। इसका बिल्कुल सही उत्तर ए बिल्कुल सही है।
यानी ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सकें। अशोक का धम्म सदाचार का धर्म था। ये ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था, जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किया गया था। किसके? मानव के कल्याण के लिए घोषित किया गया था। इसीलिए इन्हें सहिष्णुता, उदारता और करुणा करुणा इसके त्रिविध आयाम थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ए बिल्कुल सही है। किसने? अशोक ने। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम अस्पताल तथा एवं औषधि बाग निर्माण करवाया गया था। यानी पहला अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया गया था। इसका 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, जिसमें सही उत्तर जो है अशोक ने। ये बिल्कुल सही है। यानी सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धम्म यानी विजेता और लोकोपकारी कार्यों से हुआ था। यानी जो लोकोपकारी कार्य किए गए थे और विजेता की रूप में उसे बहुत ही विख्यात यानी दृष्टि मिली थी। साथ ही वह न केवल मानव वर्ण संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था, इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? अशोक ने। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष लगवाए, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं भी खुदवाए। अशोक ने अपनी शासनकाल में मनुष्य और पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु, किसके लिए? मनुष्यों के लिए भी, साथ ही पशुओं के लिए भी पहली बार अस्पताल, औषधालय और औषधि बागों का निर्माण कराया था। किसने कराया था? अशोक ने पहली बार। इसका सही उत्तर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्रोतों से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तृतीय बौद्ध समिति, यानी इसमें 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, जिसमें सही उत्तर जो है बिल्कुल बी बिल्कुल सही है, जिसमें 2 और 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। दीपवंश और महावंश, यानी सिंहली अनुश्रुतियों यानी दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में जो पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी, तीसरी संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके राज्य? अशोक के राज्यकाल में। इसी में अध्यक्षा जो है मोंगलीपुत्र तिस्सम नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। इसकी अध्यक्षा जो है अध्यक्ष जो थे वो मोंगलीपुत्र तिस्सा थे। इसी दिन में इसमें दीपवंश और महावंश की स्थापना हुई थी। इसमें अगला प्रश्न, रज्जुक थे। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, 20 आंसर इसका बिल्कुल सही है। मौर्य शासन में अधिकारी थे रज्जुक, यानी रज्जुक जो है एक नाम का अधिकारी हुआ करता था, जिससे चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों को पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चों को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की। यानी किसके लिए? ग्रामीण जनता के लिए जो एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिसका नाम रज्जुक था। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिला अधिकारी है। आज की डेट में जो डीएम है उस पोस्ट की लेवल की ये पोस्ट थी रज्जुक, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार था। यानी राजस्व इकट्ठे करने के लिए और साथ ही न्याय देने में दोनों में ही उसका अधिकार था। इसका सही उत्तर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सार्थवाक किसे कहते हैं? सार्थवाक किसे कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, जिसमें उत्तर बिल्कुल सही है बी, यानी व्यापारियों के काफिले को कहते हैं सार्थवा। मौर्य काल में व्यापारिक काफिले कारवां के प्रमुख को सार्थवा की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। अतः बी बिल्कुल सही उत्तर है, यानी व्यापारियों के काफिले को कहते हैं सार्थवा। अगला प्रश्न, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। सारनाथ का जो स्तंभ है इसका किसका निर्माण कराया था? किसने कराया था? अशोक ने। बी इसका बिल्कुल सही है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। 4 सिंहों की आकृति बनी हुई है। किसके स्तंभ के शीर्ष पर? ऊपर जो है 4 सिंहों की आकृति बनी हुई है, जो शक्ति का प्रतीक है। इसकी प्रतिकृति जो भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में ली है, जो भारत सरकार का जो प्रतीक चिन्ह है वो स्तंभ इसके रूप में लिया गया है भारत सरकार द्वारा। यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये जो अशोक स्तंभ है, यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। किसका? मौर्य युगीन वास्तुकला का। यह सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ये जो मौर्य काल के युगीन के जितने भी स्तंभ बने हुए हैं वो चुनार के बलुआ पत्थरों से, किससे? चुनार के बलुआ पत्थरों से बने हुए हैं। इसका सही उत्तर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2, यानी इसमें 2 सूची दी गई हैं, जिसमें पहला स्थान पूछा गया है, साथ ही इसमें अगला ही जो सूची है इसमें स्मारक पूछे गए हैं, भग्नावशेष। यानी इसमें इसका मिलान करना है। इसके सीधे आंसर पर चर्चा कर लेते हैं प्रश्न के। इसका सही उत्तर बिल्कुल सी है, यानी 2, 3, 1, 4। इसमें यानी कौशाम्बी स्थान है, उसमें स्मारक यानी घोषधारा मठ है। कुशीनगर रानाभर स्तूप है, सारनाथ में धमेख स्तूप और श्रावस्ती सहित महित। इस प्रश्न का सही उत्तर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। तीर्थ यात्रा के उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? इसमें 6 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सही उत्तर जो है वो डी है, यानी सबसे पहले किसका? 4, यानी लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर, फिर श्रावस्ती।
साथ ही लुम्बिनी जो है यानी अवलेखी साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत, जो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था उसके उपरांत अशोक ने आखेट और बिहार यात्राएं रोक दी थी। क्या आखेट करना यानी मारना और बिहार यात्राएं करना रोक दी थी। उसके स्थान पर धम्म यानी धर्म यात्राएं प्रारंभ कर दी थी। वह जो है महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख संबोधि बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुम्मनी देव अभिलेख लुम्बिनी गया तथा उनकी पूजा की। बौद्ध साहित्य साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ ने अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया था। किसने दिया था? विंसेंट ए स्मिथ है, जो कि पहले लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर और श्रावस्ती, इस प्रकार वह गए थे। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? यानी पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख है वो किस भाषा में है? इसका सही उत्तर है बिल्कुल प्राकृत, यानी प्राकृतिक भाषा में है। इसमें अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः अभिलेखों से ही प्राप्त है, यानी उसके जो अभिलेख है उन्हीं से ही इसका इतिहास पता चलता है, जो कि पत्थर पर उत्कीर्ण प्रारंभिक अभिलेख है। अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। जो शिलालेख मिले यानी अभिलेख मिले हैं वो 3 भागों में इन्हें वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है वो शिलालेख यानी शिला पर, स्तंभ लेख यानी स्तंभ पर, और गुहा लेख। चौथा यानी शिलालेख जो है 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कितनी जगहों से? 8 भिन्न। ये स्थान है जो बाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, जोगढ़, एर्रागुड़ी, सोपारा। यानी अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। किसके? अशोक के। केवल 2 अभिलेखों सावजी और मनसेरा की लिपि ब्राह्मी न होकर, यानी जो 2 अभिलेख हैं केवल शाहबाजगढ़ी और मान सावरी की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है, जिसमें तक्षशिला से आरमेक लिपि में लिखा गया है। यह एक भग्न अभिलेख है, सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरेमाइक लिपियों में लिखा गया है। द्विभाषी यूनानी और सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगमान नामक स्थान से आरमेक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बिल्कुल सी बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सी सही है। अगला प्रश्न, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ए बिल्कुल सही है, यानी पत्थर की पट्टियों पर। किसके? पत्थर की पट्टियों पर। इसमें यानी ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान जो थे वो सर जेम्स प्रिंसेप थे। किसने किया था? सर जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय हासिल किया है। यानी अशोक के जो अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो सर जेम्स प्रिंसेप को जाता है। इसका सही उत्तर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने, बिल्कुल सही है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? यानी जेम्स प्रिंसेप ने। इन्होंने ही ब्राह्मी लिपि को समझा, इसी को पढ़ने की कोशिश करी और इन्हें इसमें सफलता हासिल भी हुई थी। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुराधापुर में। कहां पर? अनुराधापुर में। प्राक अशोक ब्राह्मी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिपि का पता श्रीलंका के स्थित अनुराधापुर से प्राप्त अभिलेख से चला है। कुछ और स्थानों से अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, लेकिन जिसके नाम इस प्रकार हैं, पिपहरवा, सोहगौरा और महास्थान। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बी बिल्कुल सही है, अनुराधापुर। अगला प्रश्न है, अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ संबंधित है, रुद्रदामन या रुम्मनदेही किससे संबंधित है? इसमें सही उत्तर बुद्ध के जन्म से संबंधित है। यानी ए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिला स्तंभ रुम्मनदेव लघु स्तंभ लेख स्थापित करवाया। यानी बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण, किसके कारण? जन्मभूमि थी। यानी लुम्बिनी ग्राम की बलि का जो बलि माने टैक्स जो है उसने माफ कर दिया था, और भू राजस्व यानी जो टैक्स था भू पर वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। किसने? अशोक ने कर दिया था। किस लिए? यानी बुद्ध की जन्म की इस जगह थी, इस वजह से। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ए बिल्कुल सही है, गुर्जरा में। इसका आंसर ए बिल्कुल सही है, गुर्जरा में। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः अपने उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। इसमें मास्की, गुर्जरा, नैतूर,
उडेगोलम के अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिला है, यानी उनका नाम लिखा हुआ है। इसमें प्रश्न का उत्तर सही, ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी जो गुर्जरा लघु शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम मिला है यानी नामोल्लेख है, वो कहाँ स्थित है आज की डेट में? इसका सही उत्तर जो है बिल्कुल बी बिल्कुल सही है, यानी अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। कहाँ पर? एमपी के दतिया डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है। अगला प्रश्न है कालसी प्रसिद्ध है, यानी कालसी ये प्रसिद्ध है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही, अशोक के शिलालेख के कारण, यानी कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी जो है उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। ये कहाँ पर? उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ के अशोक का शिलालेख मिला है। यहाँ इसकी कालसी का ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर सी बिल्कुल सही है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का जो विवरण है वो कहाँ से मिलता है? यानी ए बिल्कुल सही है, 13वें शिलालेख द्वारा। किसके? अशोक के 13वें शिलालेख द्वारा। अशोक के राज्यकाल की पहली कड़ी घटना जो कलिंग युद्ध था, इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है, यानी इस युद्ध में सबसे ज्यादा नरसंहार होने की वजह से वो बहुत ही पीड़ित यानी बहुत ही दुखी था। उसमें उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त इसमें 13वें शिलालेख में किया है। उसमें अपने पीड़ा और दुख का पश्चाताप व्यक्त किया हुआ है इस शिलालेख में 13वें में। इस प्रश्न का सही उत्तर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में कहता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें ए बिल्कुल सही है, 12वां शिलालेख। कौन सा शिलालेख कहता है? 12वां। अशोक का 12वां शिलालेख कहता है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए, सभी जो है संप्रदायों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। साथ ही स्पष्ट है 12वें शिलालेख से धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में प्रमाण मिलता है, यानी सबका आदर करना चाहिए। ये कौन से शिलालेख? यानी 12वां शिलालेख। इसका सही उत्तर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अशोक की किन अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? इसमें 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं जिसमें शिलालेख 12वां दिया गया है, यानी अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। यानी यहाँ जो इससे पहले प्रश्न है उसमें अभी यानी वृद्धि हो ये कहा गया है। इससे किसकी कामना की गई है? शिलालेख 12वें में। तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। इसमें कौन से शिलालेख? 12वें वाले, यानी अशोक के 12वें शिलालेख में बताया गया। इसका प्रश्न का सही उत्तर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? यानी साउथ में जो स्टेट है उसका कौन से उसके अभिलेखों में उल्लेखित नहीं है? इसका सही उत्तर है डी, यानी सातवाहन। यानी अशोक के दूसरे सेकंड बृहद मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राजाओं में जिसमें चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना मिलती है। इसके अतिरिक्त 13वें बृहद शिलालेख में भी चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी का उल्लेख मिलता है, लेकिन सातवाहनों का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है। इसका प्रश्न सही उत्तर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? यानी द्वितीय मुख्य शिलालेख में। किसमें? द्वितीय मुख्य शिलालेख में। टॉलेमी फिलाडेल्फस तुर्मे जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? इसका सही उत्तर बी बिल्कुल सही है, यानी मिस्र का शासक था। यानी कहाँ का? मिस्र का। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यमन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। कितने? 5 यमन राजाओं के साथ यानी मैत्रीपूर्ण संबंध है, जिसमें अंतियोक, एंटीकोकस कोस सेकंड थियोस सीरिया का शासक था। यह तुर्मै या तुर्माय टोलेमी सेकंड यानी फिलाडेल्फस मिस्र का राजा। अंतकिनी एंटीगोनस गोनातास मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था। यह मग साइरीन का शासक तथा अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा यानी शामिल था, जिसमें इसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इस प्रश्न का सही उत्तर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया तथा मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? इसमें सही उत्तर इसका बिल्कुल सही है, मौर्य के संबंध अच्छे थे। इसकी अगला प्रश्न है 33, इसमें कथन और कारण दिए गए। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, यह कथन दिया है। कारण दिया है कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, इसलिए उसने मौर्य साम्राज्य जोड़ लिया था। ये प्रश्न का पूछा गया है। इसमें सही उत्तर जो है बिल्कुल ए बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण देता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न
इसमें अगले प्रश्न में भी कथन और कारण ही दिए गए हैं। यानी मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, कारण भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। इसका ऑप्शन 4 इसमें दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन में बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही, ए सही है, लेकिन कारण जो है वो आर बिल्कुल गलत है। यानी धार्मिक आधार पर भूमि दान का जो प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय से एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान स्वरूप नहीं दी थी। इसके अतिरिक्त भूमि दान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन नहीं मिलता है, नहीं प्राप्त होता है। किसके? कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर सी बिल्कुल सही है। किसके शासनकाल में मेगस्थनीज आया, भारत आया था? इसमें सही उत्तर है जो चंद्रगुप्त मौर्य। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह भारत आया था। मेगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया था। किसके साथ? सेल्यूकस निकेटर भेजा गया था, यूनानी एक राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। किसमें? राज दरबार में। किसके? अराकोसिया के क्षत्रप के। मेगस्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत ने उसने जो कुछ भी देखा सुना उसने अपने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है। ये जो इंडिका नामक ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा? सेल्यूकस निकेटर। इंडिका नामक अपने ग्रंथ में सेल्यूकस निकेटर नहीं, मेगस्थनीज द्वारा यह लिखा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो सी बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सही उत्तर सी बिल्कुल सही है, मेगस्थनीज का इंडिका। यानी मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया। यानी ये ऊपर जो इंडिका पहले प्रश्न में जो डिस्कस हुआ था, जिसमें इंडिका नामक जो ग्रंथ लिखा गया वो किसके द्वारा? मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मेगस्थनीज। इसका प्रश्न में कितने यानी समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 में। इसमें पहले दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। यानी मेगस्थनीज ने जो है दास प्रथा यहाँ प्रचलित नहीं थी ऐसा उसमें उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। ये किसने? मेगस्थनीज की इंडिका में। किसमें? मेगस्थनीज की इंडिका में। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें बी बिल्कुल सही है, मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन विभिन्न समितियों द्वारा होता था। नगर प्रशासन हेतु कुल 6 समितियां होती थी। किसके लिए? नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। यानी 6 समितियां होती थी, जिसमें हर एक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। यानी 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बिल्कुल सही है हिंदू कुश तथा साम्राज्य। यानी ए सी डी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। साथ में संस्कृति, कला एवं साहित्य ये सही है। साथ ही प्रांतीय विभाजन, ए सी और डी बिल्कुल सही है। इसका उत्तर प्रश्न का बिल्कुल डी बिल्कुल सही है। यानी मौर्य सम्राट में संस्कृति, कला एवं साहित्य के विकास में यानी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। किसने? मौर्य सम्राटों ने। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक फैला था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराठ, सौपारा संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों में नाम मिलते हैं: उत्तरापद, अवंती, रठ, कलिंग, दक्षिणापद, प्राचीन पूर्वी प्रदेश। स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय हिंद, यवन, इंडो ग्रीक शासकों को मिलता है। किसके? स्वर्ण सिक्कों को। तथा मौर्य नरेश के संबंध में कथन जो प्रश्न का उत्तर जो सही है वो ए सी डी यानी डी ऑप्शन में दिए गए, जो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भाग एवं बलि थे, ये क्या थे? इसमें सही उत्तर राजस्व के स्रोत थे। यानी बी बिल्कुल ऑप्शन सही है, भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता है। भूमि से उत्पन्न
उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे और इस पर बलि भी राजस्व का स्रोत है, बलि भी टैक्स था जो उसका राजस्व का स्रोत हुआ था होता था। इस प्रश्न का उत्तर बी बिल्कुल सही है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, यानी मौर्य काल में सीता जो है वो किससे संबंध रखता है, क्या था ये, सी बिल्कुल सही है, एक धार्मिक नहीं राजकीय भूमि से प्राप्त आय, यानी जो है सीता क्या था, ये भी एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी। यानी मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था जो है सीता अध्यक्ष द्वारा होती थी। अब जो राजकीय यानी गवर्नमेंट भूमि थी उसकी जो व्यवस्था किसके द्वारा की जाती थी, सीता अध्यक्ष, यानी इसका अध्यक्ष होता था सीता अध्यक्ष जिसे कहा जाता था। इसके प्राप्त और इससे प्राप्त होने वाली जो इनकम थी इसे सीता कहा जाता था, यानी उसके द्वारा जो प्राप्त इनकम थी उसको सीता कहा जाता था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, यानी टैक्स इकट्ठा यानी राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें पहला ऑप्शन सही है, यानी समाहर्ता। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था, यानी समाहर्ता द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था, तौल माप का प्रभारी जो अधिकारी था वो कौन था। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें ए बिल्कुल सही है, पोतवादच, यानी तौल और माप तौल के लिए जो अधिकारी था वो पोतवाध्यक्ष था, यानी मौर्य युगीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष तौल माप का प्रभारी था। पड़याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का और सूनाध्यक्ष बचूड़ खाने का प्रभारी था, यानी सूनाध्यक्ष बचूड़ खाने का प्रभारी हुआ करता था। ये इनके नाम है। अगला प्रश्न, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी यानी एग्रोनोमोई अधिकारी इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित था, यानी सी बिल्कुल ही मार्ग निर्माण से संबंधित था, यानी रोड निर्माण से संबंधित था, मार्ग निर्माण से संबंधित था एग्रोनोमोई। यानी मौर्य काल में जो है एग्रोनोमोई अधिकारी राजस्व संग्रह, सिंचाई सुविधाओं के लिए, पर्यवेक्षण के लिए, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप और सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाने के लिए और सड़कों का रखरखाव से संबंधित था, यानी कौन था, एग्रोनोमोई। इस तरह मार्ग निर्माण उसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता था, किसका, एग्रोनोमोई अधिकारी का। इसलिए इस प्रश्न का यानी जो आंसर की के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर जो सी माना है, मार्ग निर्माण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह का वर्जित है, यानी पुनर्विवाह वर्जित है। इसमें सही उत्तर बी, यानी मनुस्मृति में जो है पुनर्विवाह वर्जित है। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, विधवा यानी विडोवर, पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा यानी जिस स्त्री का पति मर गया वो पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है, यानी जेंट्स को अनुमति थी है और जो लेडीज है उसको अनुमति नहीं है, किसमें, मनुस्मृति में। अगला प्रश्न, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें सही उत्तर बी बिल्कुल सही है, ब्रात्य क्षत्रियों का, यानी विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा जो है ब्रात्य क्षत्रिय यानी फॉलन क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था, किसके द्वारा, मनु द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर बी बिल्कुल सही है। इसमें अगला प्रश्न है, इसमें सूची दी गई है जिसमें सूची 1 और सूची 2 है जिसका मिलान करना है। सीधे इस पर आंसर पर चर्चा कर लेते हैं। इसका सही उत्तर सी है, यानी सी यानी 2, 3, 1, 4 बिल्कुल सही है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य, यानी इसको सेंड्रोकोट्स कहा है, बिंदुसार को अमित घात, अशोक को प्रियदर्शी उपाधि मिली है, चाणक्य को विष्णुगुप्त, यानी कि विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता था चाणक्य। अगला प्रश्न, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया है, किसमें, जल संसाधन व्यवस्था की ओर। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही उत्तर जो है 2 और 3 है। इसमें है चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक ने, किसने, इन दोनों ने ध्यान दिया है। ईसवी सन के पूर्व शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की और ध्यान दिया। उस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शनशील खुदवाई, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अशोक ने 3री सदी में इसमें नहरें निकाली, किसने, अशोक ने नहरें, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील। और छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन मिलता है। इनकी डिटेल जो मिलती है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त होती है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के गवर्नर सुविखास ने इस झील का मरम्मत कराई थी, यानी मेंटेनेंस कराया था। यह कार्य 2री शताब्दी ईसवी का था। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदामन का भी नाम गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, यानी किंतु इसका समय ईसवी सन के बाद का, इसलिए इस प्रकार इस सही उत्तर जो है इसका बी बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था वह था, यानी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने झील का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? इसमें चंद्रगुप्त का भी और प्लस अशोक का भी दोनों का उल्लेख मिलता है। इसमें महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों का डिटेल इसमें मिलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? यानी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्त्री, यानी इसमें सही 4 ऑप्शन है। इसमें सही उत्तर जो है वो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसमें अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। यानी रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। किसका था? शकों का। कौन? रुद्रदामन। और गुजरात के जूनागढ़ गिरनार से शक संवत 72-150 ईस्वी का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसकी उसकी विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण मिलता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी 2 लेख इस पर खुदे हुए हैं। किस पर? रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख। सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में कर्नल टाड ने इस लेख को पता लगाया। यह विशुद्ध संस्कृति भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में है। यह इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है? विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राचीनतम लेखों में से एक है। इसकी रचना जो है मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना है। यानी इसका जो मेन उद्देश्य रखा था वो सुदर्शन झील जो है उसके बांध का पुनर्निर्माण का विवरण जो है यानी डिटेल रखना, यानी सेव रखना इसका मेन उद्देश्य था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर यानी ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? यानी बराबर की पहाड़ियां, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं के दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। यानी साथ ही तीसरा ऑप्शन है ये अभिलेख उन गुफाओं के आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं और ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इस प्रश्न के अनुसार वो डी सही है। यानी दक्षिणी बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियां स्थित हैं। कहाँ पर? दक्षिणी बिहार के नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफाएं, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित हैं। बराबर पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं और चौथी गुफा लोमस ऋषि गुफा में मौखरी शासक अनंत वर्मा का लोक मिलता है। चौथी गुफा में इसे वैष्णव गुफा भी कहते हैं। किसको? चौथी। यानी प्रथम 3 गुफाओं में अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दिए थे। यानी 3 जो थी वो दान में दी थी। किसके द्वारा? अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए दान में दिए जाने का बड़ा सुरक्षित है। और चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का संबंध मौर्य काल 321 ईस्वी से 184 ईसा पूर्व से है। इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। यानी इसमें किससे संबंधित? 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यानी इसमें सुमेलित युग्म दिए गए हैं जिसमें कौन सा सही है इसका उत्तर पूछा गया है। इसमें सीधा आंसर पर चर्चा करते हैं। इसमें सीधा आंसर है 1, 2, 4 बिल्कुल सही है। इसमें लोथल जो है वो एंशिएंट डॉकयार्ड यानी बिल्कुल सही है। साथ ही सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध सही है। राजगिरी लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक यह गलत है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग है बिल्कुल सही। यानी लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग ये सभी सही है। परंतु राजगिरी लॉ यानी जो राजगिरी है वो लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक का युग्म गलत है। लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक सारनाथ में है। यानी जो लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक है वो कहाँ पर स्थित? सारनाथ में। इसका सही उत्तर सी बिल्कुल सही है। इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में आपको मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार से आप इससे जुड़े रहें। आपको ये प्रतिदिन यानी पेपर होने से पहले आपका इस पेपर फर्स्ट का सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप इसमें प्रतिदिन इस सीरीज को देखते रहें। आप यह सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।